गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 11 पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाती है, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन के अंदर एक पीरियोडिकली पीरियड के अंदर चेंज आता है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और मोस्टली कौन सी स्टेट के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है, लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट एंड मोर डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट, ये देखेंगे हम लोग किस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन के डाटा को मेज़र करते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर पीछे फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सेंसस, बेसिकली सेंसस क्या है। सेंसस वो एक ऐसा पीरियोडिकली डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, मीन्स सर्वे करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो सेंसस होता है वो 10 ईयर्स का होता है। ठीक है, अभी अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2001 से लेके 2011 तक हुआ था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेंसस देखते हैं क्या है। अ सेंसस इज़ एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। सेंसस एक ऐसा ऑफिशियल इन्यूमरेशन है, एक ऐसा ऑफिशियल एग्जामिनेशन है जिसके अंदर हम लोग पीरियोडिकली समय के साथ साथ पॉपुलेशन को भी क्या करते हैं, इन्यूमरेट करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1872। इंडिया के अंदर सबसे पहला जो सेंसस हेल्ड हुआ था, इन्यूमरेट किया गया था, वो 1872 के अंदर इन्यूमरेट किया गया था। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन द ईयर 1881। और पूरा कंप्लीट सेंसस जो सबसे पहले लिया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था, 1881 में सबसे कंप्लीट सेंसस को मेज़र किया गया था। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलर एवरी 10 ईयर। और तब से ही अब तक हर 10 साल बाद सेंसस को क्या करा जाता है, रेगुलरली इंटरवल टाइम ऑफ पीरियड के बाद इसको हेल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स मीन्स इंडियाज़ पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2001। अगर हम 2001 में इंडिया की बात करते हैं और ये सेंसस हुआ था मार्च 2001 के अंदर, तो 1.028 मिलियन पॉपुलेशन मेज़र की गई थी, विच अकाउंट फॉर 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मीन्स 1.028 मिलियन पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 16.7% पार्ट पॉपुलेशन का कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1.02 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्री वेस्ट एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 1.02 बिलियन पीपल जो है वो अनइवनली तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री के अंदर। और हमारी कंट्री का जो टोटल एरिया आता है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट्स 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। मीन्स कि पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उस पूरे वर्ल्ड के एरिया में से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका है, देश का है, इंडिया का है, जो कितने परसेंट है, 2.4% वर्ल्ड के एरिया के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा ऑफ 2001, अगर 2001 के सेंसस के डाटा के अनुसार हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिली है, वो हम लोगों को कौन सी स्टेट में मिली है, वो हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है, विद 166 मिलियन पीपल एंड कवर्स 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। कितनी, 166 मिलियन पीपल यूपी के अंदर हैं, एंड जो कितना पार्ट, 16% कंट्री का पार्ट को कवर करती है, ओनली सिंगल स्टेट दैट इज़ उत्तर प्रदेश। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.5 मिलियन एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली 60,000 पीपल। ठीक है, सिक्किम के अंदर देखा गया कि सिक्किम के अंदर कितनी पॉपुलेशन पाई गई थी, 0.5 मिलियन पॉपुलेशन पाई गई, और लक्षद्वीप के अंदर कितने लोग हैं, 60,000 पॉपुलेशन वहाँ पे पाई गई थी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। ज़्यादातर जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन ओनली 5 स्टेट्स के अंदर ही पाई गई है। जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई, और आंध्र प्रदेश हो गई।
दीज आर द 5 स्टेट्स, ये ऐसी 5 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं ये, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई गई है, पॉपुलेशन पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बेटा इंडिया की डेंसिटी की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, या किस तरीके से किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, होती क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कि द नंबर ऑफ पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए नोट्स के अनुसार पॉपुलेशन इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2001, अगर 2001 में हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो 324 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। कितनी थी, 324 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2001, तो आंसर है 324 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी वरी फ्रॉम 904 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, अलग है, यहाँ पे वेरी करती है। और कितनी है यहाँ की, 904 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर टू ओनली 13 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 13 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है हम लोगों को, कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिल रही है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं बेटा, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को इफ़ेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बताए गए हैं वो दो हैं, एक तो रग्ड टेरेन और एक अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। रग्ड टेरेन का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो लैंड्स हैं वो प्लेन एरिया ना होना, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड्स हैं। ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस कहीं पे ज़्यादा हरास्ट होती हैं, ख़राब होती हैं, तो वहाँ पे लोग वहाँ से क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। सो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से, आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज़। जैसे आसाम हो गया या कुछ ऐसी पेनिसुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या पाई गई है, बहुत ही मॉडरेट पाई गई है। ठीक है, क्यों, हिली डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, मॉडरेट रेनफॉल और शैलो एंड लेस फर्टाइल सोइल, ये रीजन्स हैं क्यों पाई गई है, कहीं पे क्यों पाई गई है इन पेनिसुलर स्टेट्स के अंदर डेंसिटी कम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हिली डाइसेक्टेड माउंटेन्स हैं, रॉकी एरियाज़ हैं। ठीक है, और रेनफॉल भी कम होता है, शैलो लेस फर्टाइल सोइल है, तो लोग वहाँ पे अपने आप को इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम और आगे बात करते हैं, नॉर्थन प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सोइल्स एंड एबंडेंट रेनफॉल। नॉर्थन प्लेन्स के अंदर साथ साथ हम अगर साउथ में केरला की बात करते हैं तो बेटा केरला में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है। क्यों है, क्योंकि केरला के अंदर जो प्लेन्स हैं वो फ्लैट प्लेन्स हैं, वहाँ की सोइल भी फर्टाइल है और रेनफॉल भी वहाँ पे अबंडेंट मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में, मतलब अच्छी खासी बारिश वहाँ पे हो जाती है, जिससे लोग अपने जीवन को वहाँ पे व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉपुलेशन चेंज आता है क्या प्रोसेस होता है। एक तो पॉपुलेशन चेंज में क्या प्रोसेस होता है और पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसी में। द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन की बात करते हैं पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है या अनइक्वली तौर पर है, तो ये कॉन्स्टेंटली तरीके से क्या होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री प्रोसेस। क्यों होता है, क्योंकि तीन चीज़ें इस चीज़ को प्रभावित करती हैं, तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को और पॉपुलेशन कंपोजिशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो बर्थ रेट, एक डेथ रेट और एक माइग्रेशन। these are the factors, these are the three factors which influences the composition and the distribution of the population। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। देखिए
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ को रेफर करती है कि जो कंट्री के इनहेबिटेंट्स हैं, कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर उसकी संख्या के अंदर क्या आ जाना, चेंज आ जाना। संख्या के अंदर सपोज़ कंट्री की पॉपुलेशन सपोज़ करो कि 30 करोड़ है, ठीक है, 30 मिलियन है, और एक साल बाद अगर हम देख रहे हैं या फिर एक कांस्टेंट पीरियड के बाद हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो 30 मिलियन से 35 मिलियन अगर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री की पॉपुलेशन के जो नंबर थे, पॉपुलेशन नंबर में क्या आ गया, चेंज आ गया। और चेंज हम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स दैट कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। अब ये जो चेंज आता है इसको हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स में और दूसरा परसेंटेज चेंज पर ईयर, कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वे एब्सोल्यूट नंबर कितने इंक्रीज़ हुए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और हम लोग इसकी परसेंटेज में भी इसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि कितने % बढ़ोतरी हुई है, कितने % इंक्रीजमेंट हुआ है पॉपुलेशन के अंदर। एक आता है इसमें ऑब्टेन एब्सोल्यूट नंबर। अब एब्सोल्यूट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ ऑब्टेन बाय सिंपलिंग सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। अर्लियर और लेटर का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग हमारी जो पहली पॉपुलेशन नंबर है उसमें से जो हम लोगों ने बाद में डाटा को क्या करा है, कलेक्ट किया है, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, मैंने एग्जांपल दिया, सपोज़ करो एक कंट्री की अभी पॉपुलेशन पिछले साल हमारी कितनी थी, 30 मिलियन थी, और हमने अब डाटा किया, अब जो सर्वे करा तो उसमें हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 35 मिलियन हो गई। तो हम लोग बिफोर कितनी है, 30, और आफ्टर कितनी है, 35। तो आफ्टर में से बिफोर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम 35 मिलियन में से 30 मिलियन को माइनस करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट नंबर कितना निकल के आता है, 5 मिलियन। इट मीन्स दैट 5 मिलियन क्या हो गया, हमारा एब्सोल्यूट नंबर हो गया, और 5 मिलियन पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर या एब्सोल्यूट इंक्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट में हम लोग क्या देखते हैं कि पर ईयर कितनी % जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ रेट देखिए क्या होता है कि इट इज़ स्टडी इन % पर एनम। इसको स्टडी किया जाता है, पर एनम मीन्स पर ईयर, ठीक है। हर साल देखा जाता है कि एनुअल ग्रोथ रेट हमारा कितना है, कितनी पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। एग्जाम्पल, अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन ए गिवन ईयर देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। अगर हम देखते हैं कि 2% पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2%। इसका मतलब ये है कि हर जगह कम से कम कितने % बढ़ते जा रहे हैं, 2% एवरी 100% बेस पॉपुलेशन में से क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज रेफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट, इसको हम बोलते हैं। तो इंडियन पॉपुलेशन इज इंक्रीज स्पीडली, लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरीके से ये टेबल बताई गई है, किस तरीके से ये बढ़ रही है। देखो अगर हम ईयर की बात करते हैं, ईयर है दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज़ दिया हुआ है, डिकेड्स के अंदर दिया हुआ है, डिकेड्स के अंदर, ठीक है, और एनुअल ग्रोथ रेट भी दी हुई है। अगर हम 1951 के अंदर बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 361 मिलियंस थी। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इंक्रीज़ अगर हम देखते हैं तो कितना है, 42.43 थे, और एनुअल ग्रोथ रेट कितनी दिखाई दे रही है हमको, 1.25% दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे ही 1961 का है, 1971, 1981, 1991 और 2001 का ये डाटा हम लोगों को टेबल के अंदर दिया हुआ है। इसमें एक नोट दिया हुआ है क्या, कि सिंस 1981 से अगर हम बात करते हैं, द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली, ठीक है। अगर हम 1981 से बात करते हैं तो रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो डिक्लाइन होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस पीरियड के दौरान जो बर्थ रेट था वो बहुत तेज़ी से क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था। लेकिन हम स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडिड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990, लेकिन फिर भी 1990s के आते आते 182 मिलियन पीपल्स को क्या करा गया था, टोटल पॉपुलेशन के अंदर ऐड किया गया था।
एलोन एन एनुअल एडिशन लार्जर देन इवन बिफोर। अब से पहले की पॉपुलेशन में कभी इतनी बड़ी संख्या को ऐड नहीं किया गया था। 1990 में 182 मिलियन पीपल्स को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के अंदर क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो एक बहुत बड़ी क्या थी, ये एब्सोल्यूट नंबर को ऐड किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग कि जो पॉपुलेशन चेंज है या पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके अंदर किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 3 मेन फैक्टर्स हैं, 3 मेन ऐसे फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज या विच अफेक्ट द चेंज ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। कौन कौन से बताए थे, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ठीक है, एक होता है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। देखिए बर्थ रेट की, डेथ रेट की और माइग्रेशन की डेफिनेशंस क्या क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। मीन्स वो इस बर्थ रेट क्या है कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। डेथ रेट क्या है, डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन वो एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोग अपने रीजन से या अपनी टेरिटरी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन जो है बेटा वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। एक तो होता है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री के बीच में ही स्टेट टू स्टेट क्या करना, माइग्रेट करना। सेकंड होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द कंट्रीज़, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर क्या करना, माइग्रेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे मोस्ट कॉमन माइग्रेशन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है कि दिस माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। ज़्यादातर जो माइग्रेशन देखने को मिलता है वो हम लोगों को रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज़। कुछ ऐसे पुश फैक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोगों को मजबूर कर देते हैं रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ के अंदर मूव करने के लिए। अब ऐसी और क्या है, रूरल एरियाज़ के अंदर जो कंडीशंस हैं वो भी क्या होती हैं, एडवर्स कंडीशन होती हैं। जैसे पॉवर्टी हो गया, गरीबी होती है, बेरोज़गारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी ना होना, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी ना होना। ठीक है ना, ये है, ये पुश फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की वजह से लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से कहाँ पे मूवमेंट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है ना, तो यही है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर आने के बाद उन लोगों को इन फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और बाद में उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, बेटर होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में उनकी जो नीड्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, पूरा होने लगती हैं। इस वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एज कंपोजिशन के आधार पर। द एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन ए कंट्री। एज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कंट्री के अंदर अलग अलग एज के अनुसार लोगों के कंपोजिशन का पता लगाना कि भाई 15 साल से कम नीचे, 15 साल से कम वाले कितने बच्चे हैं देश के अंदर। अब 15 ईयर्स कितने हैं, 15 से 59 ईयर्स का डाटा वो दिया हुआ है, और अब 59 ईयर्स कंपोजिशन वाले कितने लोग हैं। तो एज के कंपोजिशन के आधार पर क्या करना, डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे चिल्ड्रन की, वो ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी एज कितनी है, बिलो 15 ईयर्स है। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। ये जो इस पीरियड के दौरान या इस एज कंपोजिशन के अंडर जो चिल्ड्रंस आ रहे हैं, बेसिकली ये इकोनॉमिकली क्या होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव मीन्स देयर इज़ नो रोल ऑफ दीज चिल्ड्रंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि इन चिल्ड्रंस का हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का रोल या किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं होता है। इन लोगों को ज़रूरत होती है, इनको फूड की भी ज़रूरत होती है, क्लोथिंग की भी ज़रूरत होती है, एजुकेशन भी हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हो गया। इन सब चीज़ की प्रॉपर क्या होती है, इन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। इन बच्चों को, कौन से बच्चों को, जो 15 साल से एज से नीचे आ रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं वर्किंग एज की।
वर्किंग एज में कहाँ से कहाँ तक आता है, 15 से 59 ईयर्स के एज कंपोजिशन की हम बात करते हैं। तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, मीन्स इनका हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन के अंदर, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर क्या होता है, इनका रोल होता है। एंड दे आर बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, और ये बायोलॉजिकली तौर पे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव होते हैं, मीन्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। और दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 15 से 59 ईयर्स की एज कंपोजिशन वाले जो लोग होते हैं इनको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। इनका जो वर्क है उसको क्या करा जाता है, इन हर सेक्टर के अंदर इंक्लूड और कैलकुलेट किया जाता है। आगे बात करते हैं एज अबव 59 ईयर्स, वो कौन सा ग्रुप जिसमें 59 ईयर्स से ज़्यादा क्या है लोगों की एज है। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रो दे मे हैव रिटायर्ड, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने, रिटायरमेंट पीरियड होता है बेसिकली 60 से 65 ईयर्स तक का, कि जिसमें बहुत सारे वर्कर्स को या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया जाता है, रिटायर्ड कर दिया जाता है। इस रिटायर्ड पीरियड के दौरान भी इनका इकोनॉमिकली जो प्रोडक्शन है हमारा उसके अंदर क्या रहता है, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी। सो दे मे बी वर्किंग वॉलेंट्री बट दे आर नॉट अवेलेबल, वॉलेंट्री के तौर पे ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, बट ये पूरी तरीके से बट ये पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं रहते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। आफ्टर रिटायरमेंट ये अपना क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज अफेक्ट द डिपेंडिंग रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स। तो यही है, चिल्ड्रन की जो परसेंटेज है या एज का जो कंपोजिशन है ये हमारे डिपेंडिंग रेशियो को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि इन ग्रुप्स को प्रोड्यूसर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होती है, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है ना, इन ए पर्टिकुलर ईयर। ये है, अगर हम सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो केरला की है, और सबसे लोएस्ट रेशियो की बात करते हैं तो हरियाणा की है, ठीक है ना, हरियाणा की है। सबसे लोएस्ट रेशियो कहाँ की है, सेक्स रेशियो हरियाणा की है, और सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ की है, केरला की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 के डाटा के या सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो अ पर्सन एज 7 ईयर, वो ऐसा व्यक्ति जिसकी एज कितनी है, 7 ईयर है एंड अबव है, 7 साल का है या 7 साल से ज़्यादा है, और जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, जो समझ सकता है किसी भी लैंग्वेज को, इज़ ट्रीटेड एज लिटरेट। उसको क्या क्या कहा गया, उसको पढ़ा लिखा या उसको लिटरेट कहा गया, वो लिटरेसी रेट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम कंट्री की लिटरेसी रेट की बात करते हैं 2001 के सेंसस के अनुसार तो 64.84% था, ठीक है, मीन्स 75.26 मेल पर्स क्या थे, लिटरेट थे, और 53.67% फीमेल क्या थी, लिटरेट थी, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है कंट्री का, कि भाई पॉपुलेशन जो है, इतनी आबादी होने के बाद कितने व्यक्ति किस किस सेक्टर्स के अंदर या किस किस ऑक्यूपेशन के अंदर क्या है, एम्प्लॉयड हैं, कौन व्यक्ति या कितनी पॉपुलेशन किस सेक्टर के अंदर एंगेज है, जो वह क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो देखिए इसके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखिए एक बार। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मीन्स क्या, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना किसके अनुसार, अपनी अपनी अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन के अनुसार, उसी को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा गया है। अगर हम ऑक्यूपेशन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सारी ऑक्यूपेशनल वैरायटीज़ कंट्री के अंदर हैं, जिसमें जनरली अलग अलग तरीके से उसको क्लासीफाइड किया गया है, और इन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर अलग अलग तरीके से लोग क्या हैं, एंगेज हैं। अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार ऑक्यूपेशनल वैरायटीज़ या एक्टिविटीज़ की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास एक्टिविटीज़ आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करा गया है एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया एंड क्वेरिंग, और भी एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी किससे रिलेटेड है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़।
सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब आते हैं। इसके अंदर भी लोग क्या है, एंगेज हैं, ये भी एक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ है। थर्ड एक्टिविटीज़ आती है हमारी टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बैंक हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। और आप लोगों को पता है कि टर्सरी एक्टिविटीज़ को सर्विस एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेरियस इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। वो ऐसी पॉपुलेशन जो इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आज काम कर रही है, कहीं पे ये एक्टिविटीज़ डेवलप्ड भी हैं और कहीं पे आज ये एक्टिविटीज़ अभी कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या है, डेवलपिंग भी है। डेवलपिंग मीन्स अंडर डेवलप है अभी। सो डेवलप कंट्रीज़ हैव ए हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। तो हम लोग अगर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन एंगेज दिखाई दिए, काम करते हुए दिखाई दिए हम लोगों को, वो दो ही तरीके की एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर एंगेज दिखाई देती है, एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और एक टर्सरी एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया 64% पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 64% पॉपुलेशन जो एंगेज्ड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज है। ओनली 13% पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एंड 20% इज़ एंगेज इन टर्सरी एक्टिविटीज़। तो ये जो हमारे इंडिया के अंदर डाटा है ये कम है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जो पॉपुलेशन एंगेज है वो कम है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पॉपुलेशन का डाटा है वो क्या है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डाटा देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। बेटा हेल्थ एक न्यू हेडिंग है। ये हेल्थ क्या है, बेसिकली हेल्थ जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, ठीक है। हमारी जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन आप लोगों को मैंने अभी बताया कि कितना बिलो 15 ईयर्स और 15 to 59 ईयर्स और अबव 59 ईयर्स, ये बिलो, ये हमारा एज कंपोजिशन था। तो इन एज कंपोजिशन के अंदर हेल्थ जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और हेल्थ जो है वो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सस्टेन एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। और इंडिया की पॉपुलेशंस की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार एफर्ट्स प्रयास करती जा रही है, कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को चलाती है जिससे इंडिया के हेल्थ स्टेटस को और ज़्यादा क्या कह सके, इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि देश के अंदर इतनी ज़्यादा घनी आबादी या ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ बहुत सारी जगह ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, ठीक है। गरीबी आप लोगों को पता है ही, तो लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन्स या प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है और माल न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हमारी हेल्थ स्टेटस को हम नहीं बोल सकते कि हेल्थ स्टेटस हमारा क्या है, अच्छा है। तो इस तरीके के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट लगातार क्या करती है, एफर्ट्स कर रही है कि वो हेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स को क्या करती है, हर साल लॉन्च करती है, ठीक है, अप्रूव करती है, ताकि लोगों के हेल्थ स्टेटस को क्या कह सके, इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है आगे, डेथ रेट्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 25 पर 100 पॉपुलेशन। अगर हम 1000 पॉपुलेशन में से बात करते हैं तो 1000 में से 25% का डेथ रेट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। और ये कब हुआ था, 1951 टू 8.11 पर 1000 इन 2001। मीन्स 1951 में 100 पॉपुलेशन में से 25% क्या होते थे, डेथ हो जाया करती थी। लेकिन अगर हम 2001 में हमने डेथ रेट मेज़र किया तो 1000 में से ओनली 8.1% ही क्या है, हमारा डेथ रेट था, ठीक है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड जो था जन्म से लेके, वो भी क्या हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था। वो कितना हो गया था, 36.7 ईयर्स, ठीक है, 1951 में था। सॉरी, देखिए आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, ये क्या कहना चाहता है बेटा, ये कहना चाह रहा है कि 1951 में जो डेथ रेट था वो ये था कि 1000 में से 25% की डेथ होती थी, ठीक है। 2001 में डेथ रेट देखा गया तो 1000 में से ओनली 8.1% लोग थे जो क्या होती थी, डेथ होती थी। और फिर देखा गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड, तो 1951 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड देखा जाता था वो 36.7 ईयर्स का
देखा गया था। और 2001 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड देखा गया वो 64.6 पीरियड देखा गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड मीन्स कि हम लोग किसी भी व्यक्ति की लाइफ को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब से वो जन्म हुआ है उसका वो कितने साल तक क्या कर सकता है, जी सकता है। ये डाटा हम लोगों को बोलता है, इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। बहुत सारे कुछ लगातार इम्प्रूवमेंट किए गए हैं जिसका परिणाम ये आया है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड करा गया है ताकि पब्लिक हेल्थ के अंदर किया जा सके, इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कैसे, कुछ ये है कि किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग, डिजीज़ का प्रिवेंशन होना भी ज़रूरी है। एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस, और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ आज मॉडर्न आधुनिक मॉडर्न एप्लीकेशंस को क्या करा गया है, मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर आज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, या किसी भी बड़े एलिमेंट को, या किसी भी बड़ी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए आज हम लोग बहुत सारी मॉडर्न एप्लीकेशंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। ऐसे और कौन कौन से पहलू हैं, एस्पेक्ट हैं हेल्थ के। फर्स्ट देखिए, द पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन इन मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल्स एंड माल न्यूट्रिशन अफेक्ट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ही लो है, जो रिकमेंड करता है हमारे लो लेवल और माल न्यूट्रिशन को, जो हमारी हेल्थ स्टेटस को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन है, वो इस माल न्यूट्रिशन से क्या होती है, अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स कि अगर हम लोगों को अच्छा हेल्थ मेंटेन करके रखना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक वाटर टाइम टू टाइम वाटर का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और 1/3 जो रूरल पॉपुलेशन है, 1/3 रूरल पॉपुलेशन बेसिकली इसी चीज़ से अफेक्ट होती है, क्या कि एक तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिल पाता है, और बेसिक सैनिटेशन एमेनिटीज़ हैं, जो बेसिक सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। इस वजह से ज़्यादातर पॉपुलेशन भी क्या होती है, हमारी अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन। देखिए एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या है। एडोलसेंट पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर पूरे इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन को क्या करा गया है, इंक्लूड करा गया है। एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप इन द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स। 10 से 19 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स के बीच की जो पॉपुलेशन है वो हमारी कौन से पीरियड में आती है, ये हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन के अंदर आती है। ठीक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। और एडोलसेंट पॉपुलेशन को फ्यूचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या माना गया है, रिसोर्स माना गया है। दे रिक्वायर्ड मोर न्यूट्रिशन देन नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। नॉर्मल चाइल्ड या नॉर्मल एडल्ट से ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा न्यूट्रिशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये एज वो एज होती है जिसके अंदर बेटा प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन इस एज के दौरान हम लोगों को नहीं मिल पाता है तो या तो हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, या फिर किसी देखा होगा आप लोगों ने, ग्रोथ भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। किसी की हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं अगर उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है तो वो किस चीज़ से करती हैं, हमारी किस चीज़ से सफ़र करती हैं, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की कमी हो जाती है, उनके अंदर एनीमिया हो जाता है। फॉर दिस इम्प्रूवमेंट लिटरेसी एंड एजुकेशन मस्ट बी स्प्रेड इन दैम। और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की तारीख में क्या इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है कि लोगों को लिटरेट करना, लोगों को एजुकेशन देना इस चीज़ के रिगार्डिंग कि वी शुड टेक द प्रॉपर बैलेंस डाइट, कि हम लोगों को प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। और प्रॉपर बैलेंस डाइट में भी हम लोगों को वो फूड आइटम्स खाने हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर विटामिन्स, मीन्स फुल बैलेंस डाइट हम लोगों को लेना यहाँ पे क्या है, ज़रूरी है। इस तरीके की एजुकेशंस को स्प्रेड किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है बेटा? दिस पॉलिसी, ये जो पॉलिसी थी इसको इनिशिएट करा गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट करा था। ठीक है, क्यों करा था? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए इसको करा गया था और ये स्टार्ट हुई थी 1952 के अंदर, ताकि हर एक व्यक्ति को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू हर एक कपल्स को क्या करा जाता था? एजुकेट करा जाता था, अवेयर किया जाता था कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। देखिए सेकंड लाइन से देखिए, द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ सॉट टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड प्लान पेरेंटहुड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था इसको प्रमोट करा गया था, इसको एक जिम्मेदारी, एक रेस्पॉन्सिबल तौर पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर ये प्लान करा गया था कि जो पेरेंटहुड है वो किस तरीके से अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं? आगे लिवलीहुड कर सकते हैं। वॉलंटरी के बेसिस पर पेरेंट को वॉलंटियर्स बना दिया गया था एक तरीके से कि आप लोगों को खुद ही अपनी फैमिली की क्या करनी होगी? प्लानिंग करनी होगी। तो नेशनल पॉपुलेशन के अनुसार क्या था? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 के अनुसार इज़ ए क्यूलिमिनेशन ऑफ द ईयर्स ऑफ प्लान एफर्ट्स। इसके अंदर कुछ बहुत सारे क्या करे गए? प्रयास किए गए थे। और द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और इसके अंदर सबसे मेजर स्टेप यही लिया गया था कि इसके अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दी थी। कहाँ तक के बच्चों के लिए? 14 ईयर्स तक की एज के जितने भी चिल्ड्रंस थे इंडिया के अंदर, उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान लिया गया था। और रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 3 पर 1000 लिव बर्ड्स। और इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी क्या किया गया था? कम किया गया था। एंड अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के इम्यूनाइजेशन सिस्टम को भी क्या करा गया था? अचीव किया गया था। मीन्स देखा होगा आप लोगों ने, पोलियो वगैरह की या वैक्सीन्स की क्या चलती थी? फ्री गवर्नमेंट टीके लगाया करती थी बच्चों के अंदर, बच्चों को वैक्सीन्स दिया जाती थी ताकि उनके इम्यून सिस्टम को क्या कह सके? डेवलप किया जा सके। एंड ऑल वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिजीज़, प्रमोटिंग डिले मैरिज फॉर गर्ल्स। लड़कियों की जो शादी हो जाया करती थी कम एज में, या जिनकी डिले हो जाती थी, शादी नहीं हो पाती थी, उनको भी प्रमोट करा। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, और इसको एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर हम और बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की 2000 की, या एडोलसेंट के लिए क्या करा, तो देखिए इसके अलावा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी द पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन देयर इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, इन सब चीज़ों को भी क्या करा गया था? इस नेशनल पॉपुलेशन के अंदर क्या करा गया था? ध्यान में रखा गया। और इसके रिगार्डिंग बताया गया कि अगर हम लोग प्रिवेंशंस नहीं लेंगे या अनवांटेड प्रेगनेंसीज के दौरान प्रिवेंशन नहीं लिया जाता है तो कुछ हम लोगों को डिजीज़ हो जाती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया। ठीक है, ये सब। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टूवर्ड्स एनकरेजिंग डिले मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, education of adolescent about the risk of unprotected sex, making contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services, strengthening legal measures to prevent child marriage. These are the steps which are taken under the NPP 2000. इन सारी चीज़ों को NPP 2000 के अंदर क्या करा गया था? लिया गया था। 2011 का सेंसस है, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है। देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1,21,8,54,977 ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें से भी हम लोगों को अर्बन और रूरल की पॉपुलेशन दी हुई है। अर्बन और रूरल के नीचे अर्बन में मेल कितने हैं, रूरल में फीमेल कितनी हैं। ठीक है, ये डाटा हम लोगों को दिया हुआ है, तो इस डाटा के अनुसार आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्स रेशो दी हुई है। सेक्स रेशो जो वो 943 है। हाईएस्ट कितनी है? केरला की है, हाईएस्ट केरला की है 1091, लोएस्ट हरियाणा की कितनी? 879, और दामन एंड दीव की कितनी है? 618। पॉपुलेशन डेंसिटी दी हुई है स्टेट्स की। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? बिहार की है 1106, दिल्ली की है 1103, दिल्ली की है 11,320, लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश की 17। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मेल का 80.9% है, फीमेल का 64.6% है। ठीक है, ये चैप्टर था आप लोगों का पॉपुलेशन। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में देख लूँगा। उस डाउट को अपन आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।